जी, हमारा टॉपिक चल रहा है फुली टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड फुली एग्जेम्प्टेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कल हमने फुली टैक्सेबल आइटम पढ़ी थी 40 तक, ठीक है, 1 से 40 तक मैंने कल जो है वो आपको बताया था कि अगर ये आइटम्स आएंगे तो ये टोटली टैक्सेबल है। इन अमाउंट को जो है वो आपने कंप्लीट जो है वो टैक्सेबल करके जो है वो आउटर कॉलम में लिख देना है। उसका बकिया हिस्सा ये रह गया था जो आज हम कंप्लीट करेंगे, उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें स्पेशल इनकम है, अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेशल इनकम दी होगी तो ये सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल है। जितने पैसे स्पेशल इनकम की मद में मिलेंगे ये सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। स्पेशल रिलीफ अलाउंस ये भी टैक्सेबल है। टैक्स बोन बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम सैलरी ये भी जो है वो टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है और ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज याद रखनी कि टैक्स बोन बाय एम्प्लॉयर विद द टैक्स रेट। अगर सवाल के अंदर उसने जो है वो आपको ये बताया कि जी टैक्स बोन बाय एम्प्लॉयर एट दिस रेट, तो आपने उसको क्या करना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स लेनी है जो उसने दी होगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 माइनस गिवन रेट, मतलब इसको ग्रॉस अप कर लेना है। अगर उसने जो है वो 5% टैक्स पे किया तो 100 ओवर 95 आ जाएगा, क्योंकि 100 में से वो गिवन रेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो अगर जो है वो खाली टैक्स बोन बाय एम्प्लॉयर है, ये तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो टोटली टैक्सेबल होगी, आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गई। बाद में ये आल्दो कि जो है वो ये आपकी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स में जाके माइनस होनी है, लेकिन अभी जो है वो अपनी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, आप अपनी जो है वो सैलरी इनकम में इसको शामिल कर लेंगे, ठीक होगी ना बात ये। और अगर उसने यही अमाउंट जो है वो विद टैक्स रेट दी होगी तो उस अमाउंट को पहले आपने ग्रॉसअप करना है, ग्रॉसअप करके उसको फिर आपने जो है वो ऐड करना है। और ग्रॉसअप करने का तरीका क्या होगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस गिवन रेट। तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आपकी टोटल इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या है कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स पेड बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर जो है वो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेशन बेनिफिट पे कर रहा है किसी किस्म के, तो वो बेनिफिट्स जितने भी होंगे उसकी अमाउंट भी जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये भी टैक्सेबल है। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो एक ही बात है लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। अगर वो आपको जो है वो कह देता है कि टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक है, ये लफ्ज यूज कर सकता है, या वो टर्मिनेशन कंपनसेशन ये लफ्ज यूज कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी होगा तो वो अमाउंट जो है वो आपकी चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट डेप्रिसिएशन रेट। अच्छा, अब ये जो टीवी और रेफ्रिजरेटर जो एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किए और उनके साथ जो डेप्रिसिएशन रेट भी साथ गिवन है। एक तो ये बात है कि उसने टीवी और रेफ्रिजरेटर आपको प्रोवाइड किए और साथ में डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन है, तो उस सूरत में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। मसलन अगर 10,000 का एक जो है उसने टीवी आपको प्रोवाइड किया और उस पर 20% डेप्रिसिएशन लेनी है, तो 10,000 का 20% आपका 2000 जो आंसर आएगा वो 2000 जो है वो टैक्सेबल होगा। तो मसलन इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है वो एसेट की वैल्यू लेनी है। सपोज कि जी ये 10,000 वैल्यू है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, तो इसका 20% लेंगे 2000, ये आंसर आएगा। ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल होगी, ना कि ये, ठीक है। एसेट की वैल्यू आपने टैक्सेबल नहीं करनी, बल्कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद है यूटिलिटी अलाउंस, ये टैक्सेबल है। वेव ऑफ का मतलब होता है माफ करना। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई रकम माफ कर देता है, सपोज कि आपने एम्प्लॉयर से एक लोन लिया हुआ था और उस लोन की इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा लोन रह गया था, एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा ठीक है ये मैंने आपको जो है वो वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। तो वेव ऑफ एन अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय ने जो रकम एम्प्लॉयर को पे करनी है और एम्प्लॉयर वो रकम माफ कर देता है, रिलैक्सेशन दे देता है, तो वो अमाउंट भी जो है वो टैक्सेबल होगी। उसको भी जो है वो आप क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम में शामिल कर लेंगे। मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, ये एक लास्ट एंड पे ये नोट याद रख लें, वो ये कि इफ हाउस सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर एंड रीइंबर्समेंट ऑफ हाउस सर्वेंट सैलरी बोथ गिवन, तो उस सूरत में जो हाउस सर्वेंट सैलरी होगी वो टैक्सेबल होगी, कि जो एक्चुअल सैलरी पे की है एम्प्लॉयर ने और जो रीइंबर्स थी उसमें से एक्चुअल में से वो रीइंबर्स माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगी। बात समझ आ गई कि अगर सवाल के अंदर जो है वो हाउस सर्वेंट सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर ये भी गिवन हो और साथ में हाउस सर्वेंट सैलरी जो है वो रीइंबर्स्ड भी गिवन हो, तो जो सैलरी पेड होगी उसमें से रीइंबर्स्ड माइनस करें, जो बाकी रकम बचेगी वो अमाउंट जो है वो बाकी की अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक होगी ना बात ये।
ये था टोटली टैक्सेबल चीज आइटम्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो चीजें कंप्लीटली टैक्सेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको टैक्सेबल करना है, वो ये सारी की सारी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। ये 49 आइटम्स थी, ठीक है। बाकी जो उसके बाद है फुली एग्जेम्प्टेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब अगर ये अमाउंट्स आ जाएंगी तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर ये अमाउंट जो है वो टोटली एग्जाम्प्ट है, इस पे किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात? ये कौन कौन सी? अमाउंट रिसीव फ्रॉम वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, WPF, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड से जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो अमाउंट जो है वो फुली एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। एनी पेमेंट मेड बाय करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर टैक्स ईयर, आफ्टर टैक्स ईयर, तो इसका नो ट्रीटमेंट। अच्छा, ये जो नो ट्रीटमेंट वाली चीजें, इसको आप यूं रखें कि आप इसको क्वेश्चन में नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसको इग्नोर कर दें, क्वेश्चन में लिखें ही ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एग्जेम्प्टेड वाली आपने लिखनी है, एग्जेम्प्टेड वाली लिखनी है, नो ट्रीटमेंट वाली आप छोड़ सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन सुपर एनुएशन फंड, ये एग्जेम्प्ट है। फी फॉर एनी रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी एग्जेम्प्ट है। फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, ये भी एग्जेम्प्ट है। फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन रिसोर्सेज। अगर तो ये ओन रिसोर्सेज वाली बात होगी, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको जो है वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और ये फैसिलिटी अपने जाती रिसोर्सेज से प्रोवाइड कर रहा है तो फिर एग्जेम्प्ट है, वरना नहीं है। जैसे ये शुगर मिल वाले हैं, इनकी जो है वो इलेक्ट्रिकल प्लांट भी साथ लगे होते हैं बास के, ठीक है, मोस्टली के बल्कि लगे ही होते हैं। तो ये जो अपने वर्कर्स होते हैं जो साथ में उन्होंने कॉलोनी बनाई होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी वहां से भी दे देते हैं। तो अगर ये फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर आपको अपने सोर्सेज से प्रोवाइड कर रहा है तो फिर ये एग्जेम्प्ट है। उसके बाद फ्री लोडिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर होटल एम्प्लॉय, ठीक है, जो क़यामत आम की जो वो फैसिलिटीज हैं होटल एम्प्लॉयज के लिए वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इंटरनेट बिल पेड बाय एम्प्लॉयर या इंटरनेट बिल रीइंबर्स्ड, और वो इंटरनेट बिल आपने यूज किए फॉर ऑफिशियल पर्पज, अगर फॉर ऑफिशियल पर्पज है तो एग्जेम्प्ट है, अगर पर्सनल यूज है तो टैक्सेबल है, ठीक है जी। उसके बाद लीव इन कैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये जो है वो एग्जेम्पशन अवेलेबल है कि अगर आपने जो है वो लीव इन कैशमेंट अवेल की है आफ्टर रिटायरमेंट, तो जब आफ्टर रिटायरमेंट ये लीव इन कैशमेंट आप अवेल करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है कि उनकी ये वाली जो अमाउंट होगी ये टोटली एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये एग्जेम्प्ट है। पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट को क्वेश्चन के अंदर ट्रीट नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। पेंशन फ्रॉम प्राइवेट एम्प्लॉयर, अगर जब आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं प्राइवेट एम्प्लॉयर से, और उस सूरत में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी कि अगर एज जो है वो रिसीवर की मोर देन 60 हो, कि जो बंदा रिसीव कर रहा है पेंशन उसकी एज मोर देन 60 होगी, तो उस सूरत में जो पेंशन आपको प्राइवेट एम्प्लॉयर से मिलेगी वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। और पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो ये वैसे एग्जेम्प्ट है, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट से तो भी एग्जेम्प्ट है, अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं अपने पिछले एम्प्लॉयर से तो उस सूरत में वो भी पेंशन एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इस वाली इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, लिहाजा उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, अगर आपको 2 पेंशनें मिल रही हैं, अगर 2 पेंशनें मिल रही हैं तो हायर जो है वो एग्जेम्प्ट होगी और लोअर जो है वो टैक्सेबल होगी। हायर एग्जेम्प्ट जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और लोअर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है परमानेंट विड्रॉ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नो ट्रीटमेंट। देखें, हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा है, उसमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी होता है, उसमें से जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर होटल एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस एम्प्लॉय ओनली, कि जो पिक एंड ड्रॉप है होटल एम्प्लॉयज के लिए, और एम्प्लॉई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जिनका बिजनेस जो है वो होटल का है या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और वो अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी जो है वो उनकी वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सैलरी रिसीव आउटसाइड पाकिस्तान टिल द एंड ऑफ टैक्स ईयर,
कि अगर आप कोई जो है वो सैलरी रिसीव कर रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान और आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो टैक्स ईयर एंड होने तक जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही है, तो उस सूरत में जो है वो उस सैलरी के ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं, उनकी भी सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी फॉर होटल एम्प्लॉय, कि ये जो लंच फैसिलिटी है ये सिर्फ होटल एम्प्लॉयज के लिए जो है वो एग्जेम्प्ट है और अदर देन होटल होगा तो टैक्सेबल है। ये इंटरटेनमेंट के अंदर भी हमने पढ़ा है कि लंच फैसिलिटी जो है वो होटल एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट है और बाकियों के लिए टैक्सेबल है। और टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉयर नो ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपकी टोटल एग्जेम्प्टेड थी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। और